फिर से इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के लिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट करके नहीं जाने चाहिए फॉर 67 बीपीएससी प्रीलिम्स। कुछ टॉपिक को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है इस तरह के सीरीज में, और फिर आपको जो है उन टॉपिक को ये इंश्योर करना है कि आप किसी भी कीमत पे उन टॉपिक को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। इतने टॉपिक को आप कम से कम ज़रूर ही करके जाएंगे, ठीक है। तो सोर्सेज यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सोर्सेज मैंने यहाँ पर मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए आपको लुसेंट की जो जीके बुक आती है या फिर क्राउन पब्लिकेशन की जो जीके बुक आती है, तो इन दोनों में से जो भी कोई फॉलो कर रहे हैं, कोई एक को ही पकड़ करके उसी को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक। दोनों को मिला करके पढ़ने की आवश्यकता मध्यकालीन भारतीय इतिहास में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं और उतना ज़्यादा मेहनत करने की इसमें आवश्यकता भी नहीं है। और जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही रहते हैं, जिसको मैं यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दे रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लुसेंट और जीके में से, लुसेंट और क्राउन में से कोई एक ठो भी आप किसी एक को पकड़ करके आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। या फिर जो लोग घटना चक्र कर रहे हैं तो वो केवल और केवल घटना चक्र ही करेंगे, इसके साथ इसको मगअप करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर आपने अच्छे तरीके से अभी तक रिवाइज कर ही लिया है तो दिक्कत भी नहीं है ना। लेकिन इतने ज़्यादा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए आपको रिवाइज करने की, उतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा कई लोग जो है ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की जो आती है उसको पढ़ते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए बीपीएससी में ज़रूरत नहीं है ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी जो है ना वो बहुत वास्ट है और उतना आवश्यकता भी नहीं है। आप अपना समय ही जो है वो एक तरह से कहें तो डाइवर्ट करेंगे, बर्बाद तो नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ज्ञान को इंक्रीज ही कर रहा है। बट फॉर द एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही सोचना पड़ेगा। तो सजेशन क्या रहेगा कि या तो लुसेंट, या तो क्राउन, या तो घटना चक्र, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक पढ़िएगा आप, या फिर कोई कोचिंग के मटेरियल है तो एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर फिलहाल नहीं है। अब देखिए, इसमें जो टॉपिक आते हैं वो आपको जो करके जाने चाहिए, उसमें सबसे पहला है सल्तनत काल, ठीक है। इससे पहले भी है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, तो वो एक पेज का चैप्टर है, उसको आप पढ़ लेंगे तो खराब नहीं होगा। लेकिन सल्तनत काल को एकदम नेगलेक्ट करके जाना ही नहीं है। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा कि गुलाम वंश है तो कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और बलबल, ये 3 शासक, इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको एकदम अच्छे तरह से याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था, इल्तुतमिश ने क्या क्या बनवाया था और बलबन ने क्या क्या किया था, ठीक है। बलबन का ओरिजिनल नेम क्या था, ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एक साल जो है वो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। बलबन से तो खास करके क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो है खिलजी वंश है, इसमें एक ही शासक अलाउद्दीन खिलजी को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। लोदी वंश, इसमें सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो बलबन ने किया है एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी में मार देते हैं, और जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है उसको हम लोग कंफ्यूज करके एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक में मार देते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न बड़ा ही रहता है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से एक पेज पे लिख करके अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे ना तो ये कन्फ्यूज़न कम होगा। फिर भी एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़न होगा ही होगा, तो आप मैक्सिमाइज इसको रिवाइज कीजिएगा, मैक्सिमम बार रिवाइज कीजिएगा, तो वो कन्फ्यूज़न होने की चांसेस जो होंगी वो कम होंगी। प्लस इसमें जो है कई लोग सिर्फ बलबन, ये गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश पढ़ लेते हैं, लेकिन उनकी शासन व्यवस्था को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो शासन व्यवस्था जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लुसेंट में क्या किया गया है कि सल्तनत काल के एंड में चैप्टर में आपको शासन व्यवस्था करके सब कुछ अच्छे तरीके से शॉर्ट समराइज किया गया है ना। तो जैसे कि शासकों का क्रम, मतलब ये कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, और बीच में यहाँ पर एक और वंश आया था, वो बताइए कमेंट में आप कौन सा वंश आया था तुगलक वंश और लोदी वंश के बीच में, ठीक है। और उसके संस्थापक का नाम भी बता दीजिएगा। तो ये क्रम जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है, प्लस संस्थापक कि हर एक वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम राजा कौन था, डिफरेंट शासकों द्वारा जो बनाए गए आर्किटेक्चर थे, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, अलाई का दरवाजा है, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ से कर लेनी चाहिए। और एकदम कंफ्यूज नहीं करना है शासक में, ये कन्फ्यूज़न होता ही होता है और मुझसे भी हुआ था। हालांकि आपको मिनिमाइज करनी है उसको, कन्फ्यूज़न मुझसे भी हुआ था, तो आपको ऐसी गलती ना करे, इसके लिए आपको जो है ये बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा अलग से,
ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुछ संस्थाएं थी जैसे कि दीवाने बंदगांव, दीवाने खैरात, दीवाने मुस्तखराज, इस तरह की, उन सबको किसने बनवाया था, क्या उनका पर्पस था, ये सारी चीज़ें आपको एकदम दिमाग में होनी चाहिए। फिर देखिए इन सब में क्या होता है, दीवाने बंदगांव, दीवाने खैरात, दीवाने मुस्तखन, दीवाने कोई, इन सब में क्या होता है, नाम एक ही तरह का है लेकिन शासक अलग अलग बनाए हैं, है ना। तो इन सबको आप जो है अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करके और कंफ्यूज नहीं करें, इसके लिए आप अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। मंत्री, मंत्री में जैसे कि खजीन किसको बोलते थे, वजीर किसको बोलते थे, है ना, मजमुदार किसको बोलते थे, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और उसके बाद आता है टैक्सेस, कौन सा टैक्सेस, जजिया कर था, खज्म था, खुज्म था, खराज था, इस तरह के टैक्सेस बहुत सारे लगाए गए थे सल्तनत काल में, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है। तो सल्तनत काल में आपको इतनी चीज़ें जरूर करके जानी चाहिए, इसको आप नेगलेक्ट करके नहीं जाएंगे, और इसको आप अच्छे तरीके से लिख करके एक पेज पे, आपके पेज ही बढ़वा दोगे, लेकिन अच्छे तरीके से एक एक पेज में कुतुबुद्दीन के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा आप लिख करके इसको रिवाइज करके जाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पेज वाइज जो है आप वंश वाइज कैटेगराइज कर लीजिएगा। गुलाम वंश के लिए एक पेज में आप लिख लीजिएगा, खिलजी वंश के लिए एक पेज में लिख लीजिएगा, और इससे भी आपकी जो है हेल्प मिल जाएगी। फिर बीच में आता है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। देखिए सूफी आंदोलन के लिए जो है आपको कुछ नाम है, जैसे बाबा फरीद है, निजामुद्दीन औलिया है, इन सब का नाम इंपॉर्टेंट है। तो सूफी आंदोलन जो है छोटा सा ही टॉपिक है, इसको आप कर लीजिएगा। भक्ति आंदोलन में जो है निम्बार्क है, निम्बार्क है, कबीर है, इन सब के, रामानुजन है, इन सब के थोड़ा सा देख लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है, 1-2 पेज का है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होता है, आराम से इसको कर सकते हैं। तो सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन हल्का हल्का देख लीजिएगा। सबसे बड़ा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। इसमें आपको एवरीथिंग पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। और खास करके जो मतलब है बाबर, अकबर, शेरजहाँ, शाहजहाँ, उसके बाद जो है आपका औरंगजेब, ये चारों टॉपिक को आप अच्छे से करेंगे। फिर शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था में भी वही कि क्या क्या इनकी संस्थाएं बनाई गई थी, किस तरह के टैक्सेस लगाए गए थे, किस तरह की भूमि रहती थी, क्या व्यवस्था थी, है ना। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से करेंगे और शासन व्यवस्था इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्यकालीन भारत से जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरली क्वेश्चन या तो मुगल साम्राज्य से ही रहते हैं या फिर सल्तनत काल से रहते हैं। बीच में अगर कभी आपको देखने को मिल जाए सूफी आंदोलन से, तो वो बिहार स्पेशल में भी पढ़ना होता है, वहाँ पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक जो है सल्तनत काल और मुगल काल, इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर मिडिवल में रहते हैं, और जो कि आप आसानी से कवर कर सकते हैं अगर आप कन्फ्यूज ना करें तो। समय की बात कर ले तो समय आपको 2 दिन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए 2 दिन में आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये प्रेफरेबल क्या हुआ कि आप एंशिएंट और मिडाइवल दोनों के लिए आप 3 दिन का समय निकालें, और इसको जो है लगातार एग्जाम से पहले 3 बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है एंशिएंट में और मिडाइवल में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप जो है इन दोनों को मिला करके रिवाइज कीजिए। बेटर होगा कि लुसेंट से ही रिवाइज कीजिए, क्राउन से रिवाइज कीजिए, है ना। दोनों में अच्छे तरह से कैटेगराइज करके दिया हुआ है, और इन दोनों अलावा और इनमें से जो है किसी एक सोर्स को ही फॉलो कीजिए, किसी और दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घटना चक्र का यूज़ करें, सिर्फ घटना चक्र को यूज़ करें, किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं है एंशिएंट और मिडाइवल के लिए, है ना। कुल मिलाकर के आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे एंशिएंट और मिडाइवल का, जिसके लिए आपको इतना मेहनत जरूरी है, और इतना मेहनत करेंगे तो काम हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है बाकी सब्जेक्ट के लिए भी देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अगर अच्छा लगेगा तो आप डिमांड कीजिएगा, और बाकी सब्जेक्ट को भी मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।